हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के एक नए सेशन में। आज का जो सेशन है ये है आपका मॉक टेस्ट नंबर 29, ठीक है। इसमें हम आरआरबी द्वारा पूछे गए डिफरेंट CBT2 एग्जाम्स के जीके और जीएस के क्वेश्चन के टोटल 50 क्वेश्चंस को इस सेट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ ही इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। और इस सेशन के लास्ट में आपने इस 50 क्वेश्चंस में से कितने नंबर प्राप्त किए, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर अपने स्कोर को शेयर करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के मुख्य मेमोरी में लोड होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है बूटिंग, दूसरा है फेचिंग, तीसरा है प्रोसेसिंग और चौथा है मल्टी प्रोसेसिंग। ये आपका कहलाता है बूटिंग, ठीक है। बूटिंग प्रक्रिया में कंप्यूटर सबसे पहले बायोस को एग्जीक्यूट करता है, जो हार्डवेयर और अन्य आवश्यक सेटअप करता है, ठीक है। इसके बाद बूट लोडर सक्रिय होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क या अन्य स्टोरेज से लोड करता है, ठीक है। यदि बूट लोडर त्रुटि हो तो नो बूटेबल डिवाइस जैसी त्रुटि संदेश दिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। आपका पहला ऑप्शन है उमेश चंद्र बनर्जी, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है AU ह्यूम और चौथा है दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो ये है आपके उमेश चंद्र बनर्जी। उमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस का पहला अध्यक्ष 1885 में बनाए गए थे। कांग्रेस की पहली बैठक 1885 दिसंबर में हुई थी, जिसमें बम्बई में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे, लेकिन अध्यक्ष नहीं बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है असम, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है नागालैंड। ये आपका है असम राज्य। असम का दिग्बोई तेल क्षेत्र भारत का और एशिया का सबसे पुराना सक्रिय तेल क्षेत्र माना जाता है। दिग्बोई तेल रिफाइनरी 1901 में स्थापित हुई थी और वह अभी भी संचालित है, ठीक है। इस क्षेत्र में ब्रिटिश काल में खोज और विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। ध्वनि तरंगे डैश तरंगे होती हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, साउंड वेव्स आर डैश वेव्स। इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है दाब तरंगे यानी प्रेशर, दूसरा है अनुप्रस्थ तरंगे यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तीसरा है विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और चौथा है यांत्रिक तरंगे यानी कि मैकेनिकल वेव्स। जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होती हैं, ठीक है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक यानी मैकेनिकल होती हैं, जिन्हें माध्यम जैसे वायु, पानी, ठोस की आवश्यकता होती है, ठीक है, इनके ट्रांसमिशन के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे क्या कौन सी होती हैं, जो कि रेडियो, माइक्रोवेव, प्रकाश आदि, ये सारी तरंगे क्या हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हैं, ठीक है। इसलिए जो आपका ये स्टेटमेंट है साउंड वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। आपका ऑप्शन है 350, 206, 211 और 411। ये होती हैं 350, ठीक है। जन्म के समय शिशु की लगभग 270 से 350 हड्डियां होती हैं, लेकिन ये कई वर्षों में आपस में जुड़ जाती हैं। वयस्कों में ये हड्डियां लगभग 206 हो जाती हैं, ठीक है। इस आपस में विलय की प्रक्रिया को ओसिफिकेशन या फिर ओसियस फ्यूजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश तरंग की आवृत्ति सबसे कम होती है। आपके ऑप्शंस है हरा, नीला, लाल और बैगनी। ये सबसे कम होती है, ये होती है आपकी लाल की, ठीक है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य लंबी होती है और आवृत्ति कम होती है। अब बैगनी जो वॉयलेट है, इसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है, ठीक है। और जो स्पेक्ट्रम में कलर का क्रम होता है वो होता है पहले वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज, और उसके बाद होता है रेड, ठीक है, यानी कि विबग्योर, ठीक है, इसके थ्रू इसको लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कमरे के तापमान पर एकमात्र अधातु जो द्रव्य अवस्था में होती है वह कौन है। पहला आपका ऑप्शन है पारा, दूसरा है ब्रोमीन, तीसरा है क्लोरीन और चौथा है गैलियम। ये होता है आपका ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन एक हाइड्रोजन गैस है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है। और जो इस ऑप्शन में आपका मरकरी है, ये भी होता है लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लेकिन क्या है मरकरी एक आपका ये मेटल है, ठीक है, ना कि नॉन मेटल। और आपसे पूछा गया है अधातु नॉन मेटल के बारे में, तो ये है आपका सही जवाब ब्रोमीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है। पहला आपका ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा है केरल, तीसरा है असम और चौथा है मध्य प्रदेश। तो ये आपका लोक नृत्य है मध्य प्रदेश का। मांझ नृत्य मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में लोकप्रिय है।
यह विशेष अवसरों, त्योहारों और सामाजिक समारोहों में प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह के लोक नृत्यों में पारंपरिक वाद्य यंत्र और स्थानीय गीत शामिल होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कीटनाशक के हानिकारक प्रभाव तब चर्चा में आए जब केरल में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उजागर हुई? इसके लिए आपके ऑप्शंस है एडोसल्फान, दूसरा है लीथल, तीसरा है थाइमेट और चौथा है मोनोसिल। ये है आपका एंडोसल्फान, ठीक है? भारत के केरल में कासरगोड जिले में वर्षों तक हवाई स्प्रे द्वारा कैसियो बागों में एंडोसल्फान छिड़काया गया था। इससे मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़े, जन्म दोष, शारीरिक विकलांगताएं, न्यूरोलॉजिकल समस्याएं आदि, ठीक है? अंततः केरल सरकार ने एंडोसल्फान पर प्रतिबंध लगाया था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1981 में इसरो ने भारत का पहला भू स्थिर उपग्रह किस नाम से प्रक्षेपित किया था? आपका ऑप्शन है आर्यभट्ट, एप्पल, भास्कर 2 और इनसैट 1B। तो ये है आपका एप्पल, ठीक है? इसरो ने 19 जून 1981 को एप्पल यानी कि एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट को प्रक्षेपित किया, जो भारत का पहला भू स्थिर यानी कि जियो स्टेशनरी उपग्रह था। यह एक परीक्षण उपग्रह था जो संचार प्रयोगों में प्रयोग किया गया। एप्पल को एक बुलक कार्ट पर ले जाया गया था ताकि उसे परीक्षण के दौरान चुंबकीय हस्तक्षेप न हो, ठीक है? इस उपग्रह ने भविष्य के संचार उपग्रहों के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी अनुभव प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला एंटीबायोटिक है जिसे 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था? आपके ऑप्शंस है पेनिसिलिन, प्रोटोसिल, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। तो ये खोजा गया था पेनिसिलिन, ठीक है? पेनिसिलिन की खोज 3 सितंबर 1928 को स्कॉटिश बायोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। उन्होंने स्टाइप्लोकोकस बैक्टीरिया की पेट्रिस डिश देखी जिनमें पेनिसिलिन रोटाटम मोल्ड ने बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक दिया था, ठीक है? हालांकि पेनिसिलिन की खोज 1928 में हुई, लेकिन चिकित्सकीय उपयोग और बड़े पैमाने पर उत्पादन लगभग 1940 के दशक में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक प्लेग की समाप्ति की स्मृति में बनाया गया था? तो ये है आपका चार मीनार, ठीक है? सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में हैदराबाद की स्थापना की और चार मीनार का निर्माण करवाया, ठीक है? ASI मतलब कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मान्यता है कि चार मीनार को उस समय फैली हुई प्लेग की समाप्ति के स्मृति में बनाया गया था, ठीक है? चार मीनार के चार मीनारों को चार खलीफों का प्रतीक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? आपका पहला ऑप्शन है IBM लोटस सिम्फनी, दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तीसरा है गूगल डॉक्स और चौथा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है इसमें डेटा का टेबल रूप से प्रबंधन किया जाता है। यह वर्ड प्रोसेसर जो टेक्स्ट को टाइप व एडिट करने के लिए होता है, यह नहीं है, ठीक है? वर्ड प्रोसेसर क्या है? जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक आदि मुख्यतः टेक्स्ट दस्तावेज बनाने, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्पेलिंग चेक आदि सुविधाएं प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स का ट्रेडमार्क किसके पास है? पहला आपका ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा है बेल लैबोरेटरीज, तीसरा है एप्पल और चौथा है मोटरोला। तो ये है आपका बेल लैबोरेटरीज के पास। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ट्रेडमार्क बेल लैबोरेटरीज यानी कि AT&T के पास है। बेल लैब्स ने यूनिक्स की शुरुआत की थी और बाद में इस पर विभिन्न संस्करण विकसित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और उपयोग 1902 में किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं विलियस कैरियर, जॉन गोरी, स्टुअर्ट क्रेमर और H टूल्ज। इसका आविष्कार किया गया था विलिस कैरियर के द्वारा, ठीक है? विलिस कैरियर ने 1902 में पहली आधुनिक इलेक्ट्रिकल एयर कंडीशनिंग प्रणाली डिजाइन की थी। इस प्रणाली का उद्देश्य सिर्फ वायु को ठंडा करना नहीं था, बल्कि नमी नियंत्रण यानी कि ह्यूमिडिटी कंट्रोल भी शामिल था, विशेषकर प्रिंटिंग उद्योग के लिए जहां कागज आसानी से सिकुड़ता या फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सबसे सामान्य गुर्दे की पथरी बनाने वाला यौगिक है? आपका पहला ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्जेलेट, दूसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट और चौथा है मैग्नीशियम साइट्रेट।
ये है आपका कैल्शियम ऑक्सलेट, ठीक है? जो आपकी पथरी होती है वो मुख्यतः ऑक्सलेट की बनी होती है। कैल्शियम ऑक्सलेट पथरी गुर्दे की पथरी का सबसे सामान्य प्रकार है जो लगभग 70 से 80% मामलों में पाई जाती है। यह पथरी तब बनती है जब मूत्र में कैल्शियम और ऑक्सलेट की सांद्रता अधिक होती है जिससे क्रिस्टल बनते हैं और अंततः पथरी का रूप ले लेते हैं, ठीक है? ऑक्सलेट एक प्राकृतिक यौगिक है जो शरीर द्वारा निर्मित होती है और कुछ खाद्य पदार्थों जैसे कि पालक, नट्स, चॉकलेट आदि में भी पाया जाता है। पथरी के लक्षण में पीठ या पेट के निचले हिस्सों में तेज दर्द, पेशाब में रक्त, मतली और उल्टी आदि शामिल होते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है किस शासक ने रूस के लिए रूढ़िवादी ईसाई धर्म यानी कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया था? आपका पहला ऑप्शन है व्लादिमीर द ग्रेट, दूसरा है माइकल रोमानोव, तीसरा है इवान चतुर्थ और चौथा है बोरिस गोडुनोव। ये हैं आपके व्लादिमीर द ग्रेट, ठीक है? व्लादिमीर द ग्रेट जो कि कीव रूस के शासक थे, उन्होंने 988 ईस्वी में रूढ़िवादी ईसाई धर्म को रूस का आधिकारिक धर्म घोषित किया। उन्होंने बाइजेंटाइन साम्राज्य से ईसाई धर्म अपनाया और कीव में बपतिस्मा की प्रक्रिया शुरू की, ठीक है? जिससे पूरे राज्य में ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। यह निर्णय ने रूस की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को आकार दिया और उसे यूरोप के अन्य हिस्सों से जोड़ने में मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसतन मानव जीभ पर कितने स्वाद कली यानी टेस्ट बड्स होते हैं? आपके ऑप्शन से 2000 से लेके 8000, दूसरा है 50,000 से लेके 1 लाख, तीसरा है 10 लाख से लेके 1 करोड़ और चौथा है 1 करोड़ से अधिक। जो टेस्ट बड्स होते हैं ये होते हैं 2000 से लेके 8000। मानव जीभ पर औसतन 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएं होती हैं जो विभिन्न स्वादों जैसे मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा और उमामी का अनुभव कराती है। ये स्वाद कलियां जीभ के विभिन्न हिस्सों में वितरित होती हैं और समय के साथ बदलती रहती हैं, ठीक है? स्वाद कलिकाओं की संख्या और उनकी कार्यक्षमता उम्र, आहार और जीवन शैली पर निर्भर कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव अलैंगिक प्रजनन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इसके लिए आपके ऑप्शन है कोरल, दूसरा है हाइड्रा, तीसरा है स्पॉन्ज और चौथा है एनेलिडा। तो ये है आपका एनेलिडा, ठीक है? एनेलिड जिन्हें सेगमेंटेड वर्म्स भी कहा जाता है, जैसे पृथ्वी के कीड़े आमतौर पर यौन प्रजनन द्वारा प्रजनन करते हैं, ठीक है? हालांकि कुछ एनेलिड प्रजातियां अलैंगिक प्रजनन यानी कि एसेक्सुअल प्रजनन भी करती हैं, लेकिन अधिकांश प्रजनन यौन तरीके से करते हैं। इसके विपरीत हाइड्रा, स्पंज और कोरल जैसे जीव मुख्य रूप से अलैंगिक यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा प्रजनन करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खगोलशास्त्री को सूर्य केंद्रीय सिद्धांत यानी कि हेलियोसेंट्रिज्म का समर्थन करने के कारण नजरबंद किया गया था? आपका पहला ऑप्शन है निकोलस कोपरनिकस, दूसरा है गैलीलियो गैलीली, तीसरा है योहानेस केपलर और चौथा है फ्रेडरिक बेसल। ये हैं आपके गैलीलियो गैलीली, ठीक है? गैलीलियो गैलीली को जो एक इतालवी खगोलशास्त्री और भौतिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 17वीं शताब्दी में सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का समर्थन किया। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जो उस समय के पारंपरिक भूकेंद्रीय सिद्धांत के विपरीत था, ठीक है? गैलीलियो ने टेलीस्कोप का उपयोग करके आकाशीय पिंडों का निरीक्षण किया और अपने निष्कर्षों को प्रकाशित किया, जिससे चर्च के साथ उनका विवाद हुआ था, ठीक है? में उन्हें इंक्विजिशन द्वारा धर्म विरोधी मानते हुए नजरबंद कर दिया गया और उन्हें अपने विचारों से पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? आपका पहला ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, दूसरा है डॉक्टर विक्रम ए साराभाई, तीसरा है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन और चौथा है प्रोफेसर सतीश धवन, ठीक है? तो ये हैं आपके डॉक्टर विक्रम ए साराभाई अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, ठीक है? डॉक्टर विक्रम ए साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1969 में इसरो की स्थापना की और भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत की। उन्होंने भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च करने की नींव रखी और परमाणु ऊर्जा के विकास में भी योगदान दिया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण संस्थाओं जैसे फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी और आईआईएम अहमदाबाद की स्थापना भी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज C12H22O11 ऑल्सो नोन एज? यानी कि C12H22O11 को किस नाम से जाना जाता है?
पहला आपका ऑप्शन है रेत यानी सैंड, दूसरा है चीनी, तीसरा है नमक और चौथा है मिट्टी। तो ये आपका जाना जाता है चीनी के नाम से, ठीक है। इसका अन्य नाम है, इसे टेबल शुगर या केन शुगर भी कहते हैं। सुक्रोज एक प्रकार का डाइसैकेराइड है जो दो सरल शर्कराओं से मिलकर बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। यह एक सफेद गंधहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जिसका स्वाद मीठा होता है। यह पानी में आसानी से घुल जाता है, ठीक है। और इसके मुख्य स्रोत के बारे में बात करें तो ये है गन्ना और चुकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, विनायक दामोदर सावरकर, जयप्रकाश नारायण और चौथा है भगत सिंह। तो ये हैं आपके भगत सिंह, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु और अन्य क्रांतिकारियों ने मिलकर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में की थी, ठीक है। भगत सिंह इस संगठन के प्रमुख सदस्यों में से एक थे। यह संगठन पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1924 में रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और सचिंद्रनाथ सान्याल ने की थी, ठीक है। 1928 में भगत सिंह के विचारों के प्रभाव में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया ताकि इसमें समाजवाद विचारधारा को भी शामिल किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी इससे संबंधित है। आपका पहला ऑप्शन है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन, दूसरा है पशुओं का जीवन, तीसरा है पौधों का जीवन और चौथा है पृथ्वी पर मनुष्यों का जीवन। ये संबंधित है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन यानी कि लाइफ इन आउटर स्पेस। एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है पृथ्वी से परे ब्रह्मांड में जीवन की संभावना, उत्पत्ति, विकास और वितरण का अध्ययन करती है। इसे एस्ट्रोबायोलॉजी या अंतरिक्ष जीव विज्ञान भी कहा जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य अलौकिक जीवन की खोज करना है। यह क्षेत्र खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान और भूविज्ञान जैसे विभिन्न विषयों को मिलाकर पृथ्वी के बाहर जीवन रूपों की तलाश करता है, विशेष रूप से उन ग्रहों और चंद्रमाओं पर जहां जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? आपके ऑप्शन है दिसंबर 1971, दूसरा है जनवरी 1972, तीसरा है मार्च 1972 और चौथा है फरवरी 1972। ये बना आपका जनवरी 1972 में। 10 जनवरी 1972 को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर ढाका लौटे। 12 जनवरी 1972 को शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और अबू सैयद चौधरी राष्ट्रपति बने, ठीक है। 1972 में बांग्लादेश की संविधान सभा ने संविधान को अपनाया जिसने देश में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इस समूह का सदस्य नहीं है? आपका पहला ऑप्शन है एंड्रॉयड, दूसरा है बाडा, तीसरा है डॉस और चौथा है सैम्बियन। तो ये है आपका डॉस, ठीक है। एंड्रॉयड, बाडा और सिम्बियन तीनों ही मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिन्हें स्मार्टफोन और फीचर फोन के लिए डिजाइन किया गया था। डॉस, जिसका पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे मुख्य रूप से 1980 और 1990 के दशक में पर्सनल कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। यह कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित था, जबकि आधुनिक मोबाइल ओएस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी जीयूआई का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार विधायी शक्तियां किसके पास निहित है? आपके ऑप्शन है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चौथा है पार्लियामेंट। तो ये है संसद के पास। संसद की बात करें तो यह भारत में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। यह द्विसदनी है जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है, ठीक है। बात करें द्विसदनी के बारे में तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा होते हैं और इन दोनों में एक कॉम्बिनेशन होता है राष्ट्रपति का भी, ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो वे संसद के अभिन्न अंग हैं, लेकिन वे सीधे कानून नहीं बनाते हैं। उनके पास विधायी शक्तियां होती हैं, जैसे अध्यादेश जारी करना और विधेयकों पर अपनी सहमति देना, लेकिन यह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही होता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात करें तो ये कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। ये संसद में कानून बनाने की पहल कर सकते हैं, लेकिन अंतिम विधायी शक्ति संसद के पास ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि? पहला ऑप्शन है इसकी जल धारण क्षमता कम है, दूसरा है यह अत्यधिक प्रदूषित है, तीसरा है जैविक तत्व इसमें नहीं मिलते हैं और चौथा है यह लाल रंग की होती है।
इसमें कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम है, मतलब कि इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज लेस। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम है। इसका कारण यह है कि लाल मिट्टी की बनावट रेतीली और छिद्रपूर्ण होती है, जिससे पानी जल्दी से रिस जाता है और मिट्टी में नमी बनाए रखना मुश्किल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी किस पर केंद्रित है? आपका पहला ऑप्शन है वैश्विक विकास चुनौतियों के समाधान, दूसरा है विकासशील राष्ट्र, तीसरा है अविकसित राष्ट्र और चौथा है विकसित राष्ट्र। ये आपका फोकस्ड है वैश्विक विकास चुनौतियों के समाधान पर। यूएनडीपी का मुख्य फोकस वैश्विक विकास चुनौतियों का समाधान करना है। यह गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करने और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए लगभग 170 देशों में काम करता है। यूएनडीपी देशों को नीतियां बनाने, क्षमता निर्माण करने और जलवायु परिवर्तन व संकट जैसी समस्याओं से निपटने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी शांति पुरस्कार प्रतिवर्ष किसे दिया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं केवल व्यक्तियों को, केवल संस्थाओं को, व्यक्तियों एवं संस्थाओं दोनों को और चौथा है संस्थाओं के समूह को। ये दिए जाते हैं प्रतिवर्ष व्यक्तियों एवं संस्थाओं दोनों को। ठीक है। गांधी शांति पुरस्कार प्रतिवर्ष व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। यह पुरस्कार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में अहिंसक और गांधीवादी तरीकों से योगदान देने वाले लोगों और संगठनों की मान्यता देता है। ठीक है। बात करें व्यक्तिगत पुरस्कार में तो 2020 का यह पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था और 2021 में संस्थागत पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष पर्यटन से क्या तात्पर्य है? आपका पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक अंतरिक्ष अन्वेषण, दूसरा है मनोरंजन हेतु अंतरिक्ष यात्रा, तीसरा है केवल हवाई जहाज से दुनिया घूमना और चौथा है मंगल तक पहुंचना। ये संबंधित है आपका मनोरंजन हेतु अंतरिक्ष यात्रा। ठीक है। अंतरिक्ष पर्यटन का अर्थ है मनोरंजन या अवकाश के लिए अंतरिक्ष की यात्रा करना। इसमें निजी कंपनियां पैसा लेकर लोगों को अंतरिक्ष में ले जाती हैं ताकि वे भारहीनता का अनुभव कर सकें और पृथ्वी को अंतरिक्ष से देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कपड़ा जो सूर्य के प्रकाश में हरा दिखाई देता है लाल रोशनी में काला क्यों दिखाई देता है? आपके ऑप्शंस हैं कपड़ा लाल रंग की तरंगदैर्घ्य को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है, दूसरा है यह अपरिवर्तन के कारण होता है, तीसरा है यह प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रभाव है और चौथा है यह पैरेलैक्स त्रुटि के कारण होता है। जो सही जवाब है वो है आपका कपड़ा लाल रंग की तरंगदैर्घ्य को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है। जो कपड़ा धूप में हरा दिखता है वह लाल रंग की रोशनी में काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वह कपड़े पर पड़ने वाली लाल रंग की सभी तरंगदैर्घ्य को पूरी तरह से सोख लेता है और किसी भी प्रकाश को परिवर्तित नहीं करता है। चूंकि परिवर्तित होने के लिए कोई हरा प्रकाश मौजूद नहीं होता है इसलिए वह काला नजर आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पद अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है राज्यपाल और चौथा है लोकसभा स्पीकर। तो ये है आपके राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है। इस प्रणाली में वोट सांसदों और विधायकों के एक निर्वाचक मंडल द्वारा डाले जाते हैं जहां प्रत्येक वोट का एक निश्चित मूल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपके ऑप्शन है 6, दूसरा है 8, तीसरा है 5 और चौथा है 7। ये होते हैं आपके 6 खिलाड़ी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड स्लैम का अर्थ है एक ही कैलेंडर वर्ष में कुछ प्रमुख टेनिस टूर्नामेंट जीतना। ये टूर्नामेंट है डैश। आपके ऑप्शंस है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। दूसरा है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन। तीसरा है फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन एंड विंबलडन और चौथा है फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन एंड ओलंपिक्स। तो ग्रैंड स्लैम का अर्थ है वो टूर्नामेंट जीतना जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, यूएस ओपन है और विंबलडन है। ठीक है। ग्रैंड स्लैम टेनिस के 4 सबसे प्रतिष्ठित वार्षिक टूर्नामेंट है जिन्हें एक ही कैलेंडर वर्ष में जीतने पर ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। ठीक है। इन 4 टूर्नामेंटों के नाम है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, इसे रोलैंड गोरोस भी कहते हैं। ठीक है। और तीसरा है विंबलडन और चौथा है यूएस ओपन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन है वैश्विक उष्मीकरण और जलवायु परिवर्तन 2 अलग अलग मुद्दे हैं। दूसरा है वैश्विक उष्मीकरण से ग्लेशियर पर बर्फ का वार्षिक जमाव कम हो जाएगा।
तीसरा है वैश्विक उष्मीकरण से समुद्र तल नीचे जा सकता है, और चौथा है वैश्विक उष्मीकरण से रेगिस्तान सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, तो जो आपका इसमें सत्य कथन यानी कि ट्रू स्टेटमेंट है वो है आपका ग्लोबल वार्मिंग विल रिड्यूस द एनुअल बिल्डअप ऑफ ग्लेशियर आइस, यानी कि वैश्विक उष्मीकरण से ग्लेशियर पर बर्फ का वार्षिक जमाव कम हो जाएगा। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि है। इस तापमान में वृद्धि के कारण ग्लेशियर और बर्फ की चादर का पिघलना तेज हो जाता है, जिससे बर्फ का वार्षिक जमाव कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई है। आपके ऑप्शन है द साइंटिफिक इंडियन, दूसरा है एनविजन एंड एम्पावर्ड नेशन, और तीसरा है माई कंट्री माई लाइफ, और चौथा है इग्नाइटेड माइंड्स। ये नहीं लिखा गया है माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक। ठीक है, माई कंट्री माई लाइफ भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है। यह पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अंतरिक्ष यान कौन सा था जिसने भारतीय मूल की कल्पना चावला को अंतरिक्ष में ले जाया था। ठीक है, इसके लिए आपके ऑप्शन है कोलंबिया, दूसरा है चैलेंजर, तीसरा है अटलांटिस, और चौथा है एंडेवर। तो ये है आपका कोलंबिया। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को अंतरिक्ष में ले जाने वाला अंतरिक्ष यान कोलंबिया था। उन्होंने 2 बार इस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्रा की थी। ठीक है, पहली यात्रा थी आपकी 1997 में और एसटीएस 87 मिशन के तहत ये यात्रा थी, और दूसरी और अंतिम यात्रा थी 2003 में, और ये यात्रा एसटीएस 107 मिशन के अंतर्गत थी। ठीक है, जो कि 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करते समय कोलंबिया अंतरिक्ष शटल दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें कल्पना चावला सहित सभी 7 अंतरिक्ष यात्री मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से समानताएं बताएं जो कि आपके दिए गए हैं कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन और आर्सेनिक। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं ये सभी गैस हैं, दूसरा है ये सभी अधातु हैं, तीसरा है ये सभी धातु हैं, और चौथा है इनमें कोई समानता नहीं है। तो बात करें इन चारों एलिमेंट्स के बारे में, तो इसमें जो कार्बन है ये आपका क्या है, ये एक नॉन मेटल है, और जो सिलिकॉन, बोरॉन और आर्सेनिक है ये सब क्या है, मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, यानी इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं। लेकिन जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें आपके जो ये सारे अगर इनको एक वर्ग में रखा जाए, में आपका जो बेस्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑल मेटल्स आर ऑल ऑफ देम आर नॉन मेटल्स, यानी कि ये सभी अधातु हैं। क्योंकि जो मेटलॉइड्स हैं ये मुख्यतः एक अधातु यानी नॉन मेटलॉइड की तरह ही ये रिएक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर भी नहीं होते हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी का ना ही हीट का। ठीक है, तो इसलिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से ये हो जाएगा ये सभी अधातु हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है। आपका पहला ऑप्शन है कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है ग्लैंड यानी ग्रंथि, तीसरा है मेम्ब्रेन, और चौथा है मसल। तो ये है आपका ग्रंथि यानी ग्लैंड। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। यह पुरुष प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा है जो मूत्राशय के ठीक नीचे और मलाशय के सामने स्थित होता है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि के कार्य क्या होते हैं, वीर्य का उत्पादन, दूसरा होता है मूत्रमार्ग को घेरना, और तीसरा होता है स्खलन में सहायता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य बातचीत का शोर स्तर कितना होता है। आपके ऑप्शन है लगभग 60 डेसिमल, दूसरा है लगभग 70 डेसिमल, तीसरा है लगभग 80 डेसिमल, और चौथा है लगभग 90 डेसिमल। तो ये होता है लगभग 60 डेसिमल। ठीक है, सामान्य बातचीत का शोर स्तर लगभग 60 डेसिमल होता है। यह एक मध्यम स्तर की ध्वनि होती है जो सुनने में सहज होता है। अन्य ध्वनि स्तरों की बात करें तो फुसफुसाना लगभग 30 डेसिबल होता है, व्यस्त यातायात लगभग 70 डेसिबल होता है, लॉन घास काटने की मशीन लगभग 90 डेसिबल की आवाज़ प्रोड्यूस करती है, और जेट इंजन लगभग 120 से 150 डेसिबल की आवाज़ प्रोड्यूस करती है। WHO के अनुसार लगातार 85 डेसिबल से अधिक की ध्वनि सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 का शिमला समझौता कहाँ हस्ताक्षरित हुआ था। आपके ऑप्शन हैं बार्न्स कोड, दूसरा है अलर्सली बिल्डिंग, तीसरा है वाइसर रीगल लॉज, और चौथा है गार्टन कैसल। ये हस्ताक्षरित हुआ था बार्न्स कोर्ट में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 का शिमला समझौता बार्न्स कोर्ट में हस्ताक्षरित हुआ था। शिमला समझौता 1972 के बारे में कुछ तथ्य की बात करें तो यह हस्ताक्षर 2 जुलाई 1972 को भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। ठीक है,
स्थान था यह शिमला के बार्न्सकोट का भवन। और बात करें ये किस बेसिस पे था, तो यह समझौता 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। ठीक है, इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाना और भविष्य के विवादों को द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से हल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोसैट भारत का पहला क्या था? पहला आपका ऑप्शन है जासूसी उपग्रह, दूसरा है रिमोट सेंसिंग उपग्रह, तीसरा है अंतरिक्ष वेधशाला और चौथा है संचार उपग्रह। तो ये था आपका अंतरिक्ष वेधशाला यानी स्पेस ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, एस्ट्रोसैट भारत का पहला अंतरिक्ष वेधशाला है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 28 सितंबर 2015 को प्रक्षेपित किया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? एस्ट्रोसैट का मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांड के विभिन्न खगोलीय पिंड जैसे ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे और दूर की आकाशगंगाओं का अध्ययन करना था। ठीक है, इसमें बहुत तरंग दैर्ध्य क्षमता की बात करें तो यह उपग्रह दृश्य प्रकाश, पैराबैंगनी और एक्सरे सहित कई तरंग दैर्ध्य में आकाशीय पिंडों का निरीक्षण करने की क्षमता रखता है। और लॉन्च की बात करें तो इसमें PSLV C-30 रॉकेट द्वारा सतीश धवन इस अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहला बैंक कौन सा था? आपका ऑप्शन है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, RBI, इंपीरियल बैंक और चौथा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जो पहला बैंक था ये था आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1770 में कलकत्ता में की गई थी। इसके प्रबंधन की बात करें तो यह एक यूरोपीय एजेंसी हाउस के प्रबंधन के तहत संचालित होता था। और इसकी समाप्ति की बात करें तो वित्तीय संकटों के कारण यह बैंक 1832 में बंद हो गया था। अगला क्वेश्चन है, विंडोज कीबोर्ड पर कौन सी कुंजी अधिकांश ब्राउजर में फुल स्क्रीन मोड के लिए प्रयोग किए होता है? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं F1, F10, F11, F12। तो ये है आपका F11। ठीक है, विंडोज कीबोर्ड पर F11 कुंजी का उपयोग अधिकांश ब्राउजर में फुल स्क्रीन मोड में जाने के लिए किया जाता है। फुल स्क्रीन मोड से बाहर निकलने के लिए भी इसी कुंजी को फिर से दबाया जाता है। ठीक है, F1 की बात करें तो आमतौर पर मदद करता है हेल्प के लिए। F10 से क्या खुलता है? कई अनुप्रयोगों में मेनू बार को सक्रिय करने के लिए ये यूज किया जाता है। और F12 वेब ब्राउजर में डेवलपर टूल्स को खोलने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्युलरिज्म मीन्स यानी धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? पहला आपका ऑप्शन है किसी भी धर्म का पालन न करना, दूसरा है एक से अधिक धर्मों का पालन करना, तीसरा है किसी भी सत्संग में शामिल होने की स्वतंत्रता और चौथा है धर्म और पूजा की स्वतंत्रता। सेक्युलरिज्म का मतलब है धर्म और पूजा की स्वतंत्रता। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है धर्म और पूजा की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वह सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहेगा, जिससे सभी नागरिकों को अपनी पसंद के किसी भी धर्म का पालन करने, प्रचार करने और उपासना करने की पूरी आज़ादी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नेकचंद्र का रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? इसके लिए आपके ऑप्शन है श्रीनगर, जम्मू, चंडीगढ़ और शिमला। प्रसिद्ध नेकचंद्र रॉक गार्डन आपका स्थित है चंडीगढ़ में। ठीक है, इसकी स्थापना 1957 में नेकचंद्र सैनी ने गुप्त रूप से शुरू की थी, जो उस समय चंडीगढ़ में एक सड़क निरीक्षक के रूप में काम करते थे। बात करें इसकी निर्माण सामग्री में क्या लगा, तो यह अनूठा उद्यान औद्योगिक और घरेलू कचड़े और छोड़े गए सामानों से बनाया गया, जैसे कि टूटी हुई चूड़ियां, चीनी मिट्टी के टुकड़े, टाइल्स, बोतल और बिजली के सामान। ठीक है, इसमें आकर्षित करने वाला बात करें तो यह उद्यान मूर्तियां, घुमावदार रास्ते और झरनों से भरा हुआ है, जो इसे एक अद्भुत और रचनात्मक कलाकृति बनाता है। और इसकी संरक्षण कैसे होती है? जब अधिकारियों को नेकचंद्र के इस गुप्त काम के बारे में पता चला तो सार्वजनिक समर्थन के कारण सरकार ने इस उद्यान को मान्यता दी और इसके विकास में मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ASCII के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपका पहला ऑप्शन है एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ASCII 4 दशमलव के लिए नहीं है। तीसरा है सूचना आदान प्रदान के लिए अमेरिकी सुरक्षा कोड है। और चौथा है एक कैरेक्टर एनकोडिंग प्रणाली है। तो ये एक कैरेक्टर एनकोडिंग प्रणाली है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और यह सूचना आदान प्रदान के लिए अमेरिका मानक कोड है। ठीक है, यह एक कैरेक्टर एनकोडिंग प्रणाली है जो अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों जैसे वर्णों को कंप्यूटर में स्टोर और प्रोसेस करने के लिए संख्यात्मक मान प्रदान करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग एजेंट नहीं है? तो ये है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है,
हाइड्रोजन सल्फाइड एक ब्लीचिंग एजेंट नहीं, यह मुख्य रूप से एक अपचायक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है। दूसरी ओर सोडियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड सभी ब्लीचिंग एजेंट है। वे अपने ऑक्सीजन गुणों के कारण वस्तुओं का रंग हटा सकते हैं। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस किसको संदर्भित करता है? आपके ऑप्शंस हैं, एक संख्यात्मक नेटवर्क केबल, दूसरा है दो कंप्यूटर के बीच गतिशील कड़ी, तीसरा है नेटवर्क का समूह और चौथा है डिजिटल नो योर क्लाइंट। तो ये रेफर करता है एक संख्यात्मक नेटवर्क के लेबल का। ठीक है, यानी कि न्यूमेरिकल नेटवर्क लेबल। आईपी एड्रेस एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल को संदर्भित करता है। यह एक अद्वितीय पहचानकर्ता होता है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाले प्रत्येक डिवाइस जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, प्रिंटर आदि को सौंपा जाता है। ठीक है, यह दो मुख्य कार्य करता है। पहला, नेटवर्क पर डिवाइस की पहचान करना, दूसरा है डिवाइस के स्थान का पता लगाना ताकि यह नेटवर्क पर अन्य डिवाइसों के साथ संचार कर सके। ठीक है, सरल शब्दों में बात करें तो आईपी एड्रेस एक डिजिटल पते की तरह होता है जिससे इंटरनेट पर डेटा पैकेट को सही गंतव्य तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो ये था आज के हमारे सेशन का 50 क्वेश्चंस और आपने इस 50 क्वेश्चंस में से कितने नंबर प्राप्त किए कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी अपकमिंग अपडेट्स आएँ वो सभी आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।